जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अनुष्ट बिलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका एसएलएच अकेडमी पर। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। देवियों और सज्जनों, मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप सब वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए पूरा मन लगाकर देखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। और दोस्तों याद रखें, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एसएलएच अकेडमी को ज्वाइन कर लें। दोस्तों अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने भारतीय नौसेना के सहयोग से एनएवी ई कैश कार्ड लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस है ए एसबीआई, बी आरबीआई, सी एक्सिस और डी एचडीएफसी। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भारतीय नौसेना के सहयोग से नैव ई कैश कार्ड लॉन्च किया है। दोस्तों एसबीआई ने भारत के सबसे बड़े नौसैनिक विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य पर एसबीआई का एनएवी ई कैश कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है। दोस्तों याद रखें, कौन से विमान वाहक पोत पर एसबीआई ने अपना एनएवी ई कैश कार्ड लॉन्च किया है? तो आपको याद रखना है आईएनएस विक्रमादित्य पर। नया एनएवी ई कैश कार्ड ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों लेन देन की सुविधा प्रदान करेगा। कार्ड समुद्र में जहाज की तैनाती के दौरान भौतिक नकदी को संभालने में जहाज पर कर्मियों के सामने आने वाली कठिनाई को दूर करेगा। नजर डालेंगे एसबीआई मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ, तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा तथा इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। दोस्तों याद रखें, एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। देखते हैं आज का अगला प्रश्न है, क्रिप्टो करेंसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किस बॉलीवुड अभिनेता के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल किया गया है? आपके ऑप्शंस है ए सोनू सूद, बी रणवीर सिंह, सी अमिताभ बच्चन और डी अक्षय कुमार। तो दोस्तों याद रखें, क्रिप्टो करेंसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अमिताभ बच्चन को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल किया गया है। दोस्तों क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन डीसीएक्स ने अमिताभ बच्चन को क्रिप्टो करेंसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल किया है। इस सहयोग के माध्यम से कॉइन डीसीएक्स क्रिप्टो के बारे में जागरूकता बढ़ाना चाहता है और इसे एक उभरती हुई संपत्ति वर्ग के रूप में लोकप्रिय बनाना चाहता है। कॉइन डीसीएक्स यह सुनिश्चित करना चाहता है कि क्रिप्टो सभी के लिए सुलभ हो। तो दोस्तों याद रखें कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में कोई भी मतलब निर्णय कहां से लिया जाता है, तो क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन डीसीएक्स द्वारा इसके पूरे निर्णय लिए जाते हैं और मैनेज किया जाता है। और नए इसके ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो अमिताभ बच्चन को। देखते हैं आज का अगला प्रश्न है, महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र का उद्घाटन किसने किया? आपके ऑप्शंस है ए एम वेंकैया नायडू, बी रामनाथ कोविंद, सी नरेंद्र मोदी और डी अमित शाह। तो दोस्तों याद रखें, महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र का उद्घाटन श्री एम वेंकैया नायडू द्वारा किया गया है, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति हैं। तो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने असम राज्य के गुवाहाटी में राज्यपाल जगदीश मुखी और मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की उपस्थिति में महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र का उद्घाटन किया। दोस्तों याद रखें, यह किस राज्य में स्थित है महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र? तो असम राज्य में है, गुवाहाटी के निकट। दोस्तों और वर्तमान में असम के राज्यपाल जगदीश मुखी और मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा हैं, आपको याद रखना है। केंद्र मूल रूप से कामरूप के ब्रिटिश उपायुक्त के निवास के रूप में कार्य करता था। तो दोस्तों जो यह केंद्र है महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र, यह पहले ब्रिटिश उपायुक्त के निवास के रूप में कार्य करता था। इसके निर्माण के लगभग 150 साल बाद गुवाहाटी के प्रतिष्ठित डीसी बंगले को एक विरासत केंद्र के रूप में जनता के लिए खोल दिया गया। तो दोस्तों यह डीसी बंगला के नाम से इसको जाना जाता था और इसे एक विरासत केंद्र के रूप में जनता के लिए खोल दिया गया है। 1826 में यानदाम्बू की संधि के बाद अंग्रेजों द्वारा असम पर कब्जा करने के बाद 1839 में गुवाहाटी के लिए डीसी का पद सृजित किया गया था। तो दोस्तों याद रखें, 1826 में कौन सी संधि हुई थी? यानदाबू की संधि हुई थी, जिसके द्वारा अंग्रेजों ने असम पर कब्जा कर लिया था। देखते हैं आज का अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय योगदान के लिए लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई पुरस्कार किस राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है? आपके ऑप्शंस है ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी पंजाब
और डी असम। तो दोस्तों याद रखें, राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय योगदान के लिए लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई पुरस्कार असम राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है। दोस्तों गोपीनाथ बोरदोलोई एक स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता के बाद असम के पहले मुख्यमंत्री और भारत रत्न से सम्मानित थे। तो दोस्तों याद रखें, भारत के पहले मुख्यमंत्री असम के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो गोपीनाथ बोरदोलोई, और इनको भारत रत्न भी दिया गया था। इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए का पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र और एक अंग वस्त्रम दिया जाता है। दोस्तों याद रखें, पुरस्कार राशि पूछी जाती है तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना चाहिए कि लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई पुरस्कार में 5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है। इस वर्ष का पुरस्कार उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा प्रदान किया गया, यह भी याद रखें दोस्तों। और इस वर्ष का पुरस्कार किस किस को मिला, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन होगी, तो आप इसको बहुत अच्छे से याद रखें। इस वर्ष का पुरस्कार कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट को की असम शाखा को मिला है, शिलांग चैम्बर स्क्वायर को मिला है और लेखक निरोध कुमार बरुआ को दिया गया है। तो तीन लोगों को दिया गया है, जिसमें एक ट्रस्ट है, कौन सा है? कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट की असम शाखा को, शिलांग चैम्बर क्वायर को और लेखक निरोध कुमार बरुआ को यह पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों अब नजर डालेंगे हम असम की तरफ, तो जैसे हम देख सकते हैं पूर्वोत्तर राज्यों में फैला हुआ यह 7 बहनों का हिस्सा एक असम है, जिसकी अगर हम सीमा देखें राजकीय तौर पर तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल 7 राज्यों से तथा बांग्लादेश और भूटान से यह सीमा साझा करता है। बांग्लादेश से दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर बांग्लादेश से इसकी सीमा लग रही है और यहाँ पर भूटान से इसकी सीमा लग रही है। साथ ही याद रखें, एक नदी का नाम आता है जो कि आगे डिटेल्स में शायद ना मिल पाए, इसलिए अभी बता दे रहा हूँ, संकोश नदी, जो कि असम और अरुणाचल प्रदेश की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। यह पूछा जाता है, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब देखेंगे असम को, तो दोस्तों असम की राजधानी दिसपुर है। असम की स्थापना 1912 में असम प्रांत ब्रिटिश भारत के तौर पर हुई थी तथा यह भारत का एक राज्य 15 अगस्त 1947 को ही बन गया था। असम के राज्यपाल वर्तमान में जगदीश मुखी तथा मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा हैं, जो कि बीजेपी से हैं। पड़ोसी राज्य देखें अगर असम के, तो मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल 7 राज्यों से, भूटान तथा बांग्लादेश से यह अपनी सीमा साझा करता है। वन एवं राष्ट्रीय उद्यान देखें तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पर स्थित है, आपको याद रखना है। तो दोस्तों कौन कौन से? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना है। मानस राष्ट्रीय उद्यान, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान। लोक नृत्य देखें असम के, तो बिहू नृत्य और बिहू नृत्य और बागुरम्बा, भोर नृत्य, ओजापाली नृत्य कहाँ के? असम के प्रमुख हैं। दोस्तों असम में देश का सबसे लंबा रेल रोड पुल बोगीबील स्थित है। इस पुल का निर्माण असम के धेमाजी और डिब्रूगढ़ जिले में किया गया है। दोस्तों याद रखें, देश का सबसे लंबा रेल रोड पुल कौन सा है? बोगीबील, और इसका निर्माण कहाँ कहाँ? तो असम के धेमाजी और डिब्रूगढ़ जिले में किया गया है। असम में भारत का सबसे लंबे नदी रोपवे ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को आपस में जोड़ता है। तो भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर, असम राज्य में। असम की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री सैयदा अनवरा तैमूर थी। तो दोस्तों याद रखें, इनका निधन हो चुका है सैयदा अनवरा तैमूर का, लेकिन अभी तक की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री हैं असम की, और पहली महिला मुख्यमंत्री यही थी। कौन? सैयदा अनवरा तैमूर। दोस्तों आज एक्सप्लेनेशन में एक ही स्टेट है, इसलिए असम से जुड़े अन्य तथ्य और देखेंगे। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से ISO सर्टिफिकेशन पाने वाला भारतीय रेलवे का पहला स्टेशन गुवाहाटी रेलवे स्टेशन है। दोस्तों याद रखें, NGT से ISO सर्टिफिकेशन पाने वाला पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है भारत का? वह है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, असम में। असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली नदी द्वीप। और यह किस नदी पर है? तो असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर, असम राज्य में है। भारत का पहला तेल संग्रहालय गुवाहाटी असम में बनाया जाएगा। दोस्तों बहुत अच्छे से याद रखें, यहाँ पर या तो भारत का पहला या विश्व का पहला
और विश्व का सबसे बड़ा होगा। दोस्तों असम भारत का पहला राज्य बन गया है जिसके पास राज्यव्यापी स्मार्ट परिवहन समाधान और यात्रियों के लिए सामान्य मोबिलिटी कार्ड है। आगे देखें दोस्तों, तो असम देश का अकेला राज्य जहां नेशनल सिटीजन रजिस्टर एनआरसी है। दोस्तों असम भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। साथ ही याद रखें दोस्तों, असम में ही भारत की सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन होता है। इसके आगे देखें तो एशिया की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी डिगबोई असम में स्थित है। याद रखें दोस्तों, एशिया और भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कौन सी है? डिगबोई। कहाँ स्थित है? असम में। ब्रह्मपुत्र नदी को असम की जीवन रेखा भी कहा जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी को ही असम का शोक भी कहा जाता है। वह इसलिए क्योंकि असम के सबसे प्रमुख प्रमुख बड़े नगर जो हैं वह ब्रह्मपुत्र नदी के दोनों किनारे बसे हुए हैं। तो जब ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ आ जाए अगर, तो वह असम के लिए शोक बन जाती है, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी से ही असम का जीवनचर्या सब चल रही होती है। इसलिए असम की जीवन रेखा भी ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। असम विश्व का सबसे बड़ा मोगा रेशम उत्पादक प्रदेश है। यह विश्व का सबसे बड़ा मोगा रेशम उत्पादक प्रदेश है। याद रखें, भारत का सबसे लंबा पुल भूपेन हजारिका ब्रिज ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक लोहित नदी पर असम राज्य में स्थित है। दोस्तों यह असम और अरुणाचल प्रदेश दोनों में स्थित है, याद रखना है। कौन सा? भूपेन हजारिका ब्रिज। किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, मतलब ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी लोहित पर। अब याद रखें, अगर ऑप्शन में आपको ब्रह्मपुत्र नदी और लोहित नदी दोनों मिले तो आप लोहित नदी पर टिक करें, जबकि अगर लोहित नदी ना मिले और ब्रह्मपुत्र नदी मिले तो फिर ब्रह्मपुत्र पर टिक कर दें। आखिरी पॉइंट देखेंगे असम से, तो दोस्तों प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर असम में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, यह कामाख्या देवी मंदिर लगभग 10-12 बार पूछा जा चुका है अलग अलग एग्जाम्स में, इसलिए आप इसको याद रखें। कहाँ है कामाख्या देवी मंदिर? असम में स्थित है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, उस चक्रवात का नाम क्या है जो ओमान से टकराया है और चक्रवात गुलाब का वंशज है? आपके ऑप्शंस है ए पालो, बी शाहीन, सी टरा और डी कयास। दोस्तों सबसे पहले तो देखें इस चक्रवात गुलाब को। दोस्तों यह बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवात है, चक्रवात गुलाब। इसका नाम किसने दिया था गुलाब? तो चक्रवात गुलाब को गुलाब नाम पाकिस्तान द्वारा दिया गया था। दोस्तों अब आपको बता दें कि इसका जो वंशज है, मतलब इसकी ही लिंक से उत्पन्न हुआ है यह चक्रवात, और यह ओमान से टकराया है, उसका नाम है शाहीन। तो दोस्तों उष्ण कटिबंधीय चक्रवात शाहीन ओमान के तट से टकराया है और इस क्षेत्र में मानव और भौतिक क्षति हुई है। यह चक्रवात गुलाब चक्रवात का एक वंशज है जिसका सितंबर 2021 के अंत में भारत के पूर्वी तट पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा था। दोस्तों चक्रवात गुलाब कहाँ उत्पन्न हुआ था? याद रखें, बंगाल की खाड़ी। शाहीन नाम कतर द्वारा दिया गया है। दोस्तों याद रखें कि इसको जो चक्रवात शाहीन को शाहीन नाम किसके द्वारा दिया गया? कतर द्वारा दिया गया था। और कतर क्या है? तो कतर एक देश है जो कि हिंद महासागर में एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का नामकरण करने के लिए सदस्य देशों में से एक है। याद रखें दोस्तों, चक्रवातों का नाम ऐसे ही दिया जाता है कि कुछ नामों की लिस्ट तैयार कर ली जाती है एक देशों का संघ है उसके द्वारा, और फिर हर आने वाले चक्रवात को उनमें से एक नाम दिया जाता है। चक्रवात गुलाब का नाम पाकिस्तान ने रखा था। याद रखें दोस्तों, चक्रवात गुलाब का नाम पाकिस्तान ने रखा, तथा चक्रवात शाहीन का नाम किसने रखा है? तो शाहीन का नाम कतर का दिया हुआ है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, टी20 क्रिकेट में 400 छक्के मारने वाले भारत के पहले खिलाड़ी एवं दुनिया के 7वें बल्लेबाज निम्न में से कौन बन गए हैं? आपके ऑप्शन है ए ऋषभ पंत, बी रोहित शर्मा, सी श्रेयस अय्यर, डी विराट कोहली। तो दोस्तों याद रखें, टी20 क्रिकेट में 400 छक्के मारने वाले भारत के पहले खिलाड़ी एवं दुनिया के 7वें बल्लेबाज वन एंड ओनली रोहित शर्मा, मतलब हिटमैन शर्मा बन चुके हैं। दोस्तों रोहित शर्मा ने अपने टी20 क्रिकेट करियर के 355वें मैच में यह उपलब्धि हासिल की और 400 छक्के पूरे किए। इनका उपनेम भी निकनेम भी याद रखें दोस्तों, हिटमैन इनका निकनेम है। टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में पहले नंबर पर क्रिस गेल हैं, यूनिवर्सल बॉस क्रिस गेल, जिनके नाम पर अब तक कुल 1042 छक्के दर्ज हैं। तो वहीं 758 छक्कों के साथ कीरन पोलार्ड दूसरे, तो आंद्रे रसेल 510 छक्कों के साथ तीसरे नंबर पर हैं। रोहित शर्मा के नाम एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर बनाने का रिकॉर्ड है। 264 रन बनाए थे इन्होंने वनडे क्रिकेट में श्रीलंका के खिलाफ, याद रखें। साथ ही इनकी मुंबई इंडियंस टीम, तो यह मुंबई इंडियंस टीम के कप्तान है। सर्वाधिक बार आईपीएल खिताब 5 बार आईपीएल खिताब जीत चुकी है और यह सर्वाधिक बार आईपीएल खिताब जीतने का
रिकॉर्ड मुंबई इंडियंस के नाम ही है। दोस्तों याद रखें कि आपको जो निकनेम बताए जाते हैं याद रखिए बहुत अच्छे से, एग्जाम्स में पूछे गए हैं जिनमें से मास्टर ब्लास्टर, लिटिल मास्टर, ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे निकनेम्स पूछे जा चुके हैं। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम आईएफसी ने हाल ही में किसको भारत में अपना नया प्रमुख नियुक्त किया करने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है ए टीमो बर्नर, बी हसन मुशरीफ, सी बेई फेंगे और डी बेंडी बर्नर। तो दोस्तों याद रखें, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम आईएफसी ने हाल ही में बेंडी बर्नर को भारत में अपना नया प्रमुख नियुक्त करने की घोषणा की है। दोस्तों बेंडी बर्नर इस पद पर जून झांग की जगह लेंगी। तो दोस्तों इसके पहले आईएफसी की प्रमुख कौन थी भारत में? जून झांग। उनकी जगह कौन लेंगी? तो अब बेंडी बर्नर, जो आईएफसी के साथ लंबे करियर के साथ बाद हाल ही में सेवानिवृत्त हुई हैं। दोस्तों बेंडी नई दिल्ली स्थित कार्यालय से भारत के पोर्टफोलियो के विकास और विविधीकरण पर ध्यान देंगी। दोस्तों याद रखें, आईएफसी का भारत में कार्यालय कहां स्थित है? तो नई दिल्ली में। इससे इस क्षेत्र में आईएफसी के प्रभाव को बढ़ाने के में मदद मिले। दोस्तों 1956 में अपनी पहली भागीदारी के बाद से आईएफसी ने 500 से अधिक घरेलू कंपनियों में 24 अरब डॉलर से अधिक का निवेश किया है। नजर डालेंगे आईएफसी मतलब अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम की तरफ। इसकी स्थापना 20 जुलाई 1956 को हुई थी। आईएफसी का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है तथा आईएफसी के वर्तमान में कार्यकारी उपाध्यक्ष और सीईओ मुख्तार दीप हैं। याद रखें दोस्तों, कार्यकारी उपाध्यक्ष और सीईओ कौन है? मुख्तार दीप। स्थापना 20 जुलाई 1956 को हुई थी तथा मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, जर्मनी के बेंजामिन लिस्ट और अमेरिका के डेविड मैकमिलन को किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2021 देने की घोषणा की गई है? आपके ऑप्शन है ए भौतिकी, बी अर्थशास्त्र, सी केमिस्ट्री और डी साहित्य। तो दोस्तों याद रखें, जर्मनी के बेंजामिन लिस्ट और अमेरिका के डेविड मैकमिलन को केमिस्ट्री क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2021 देने की घोषणा की गई है। जर्मनी के बेंजामिन लिस्ट और अमेरिका के डेविड मैकमिलन को एसीमेट्रिक ऑर्गेन कैटालिसिस के क्षेत्र में रिसर्च के लिए केमिस्ट्री क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2021 देने की घोषणा की गई है। दोस्तों याद रखें, अगर आपसे पूछा जाए तो इसके पहले भौतिकी के क्षेत्र में भी दिया गया है जो आपको बताया जा चुका है। अब केमिस्ट्री यानी रसायन के क्षेत्र में किस किस को दिया गया है? तो डेविड मैकमिलन और बेंजामिन लिस्ट को दिया गया है। दोनों किस देश से संबंधित हैं यह भी याद रखें। तो बेंजामिन लिस्ट जर्मनी से हैं और डेविड मैकमिलन अमेरिका से हैं। इन दोनों को केमिस्ट्री क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2021 देने की घोषणा की गई है। बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन ने मॉलिक्यूलर कंस्ट्रक्शन के लिए एक सटीक और नया उपकरण विकसित किया है। आगे देखें, अगर केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार का इतिहास दोस्तों, तो सबसे पहले आपको बता दें कि नोबेल पुरस्कार दिए जाने की शुरुआत 1901 में हुई थी और 1901 से 2021 तक अब तक 113 बार 188 लोगों को केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। दोस्तों कितने लोगों को अभी तक केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो 188 लोगों को और 113 बार में या 188 लोगों को पुरस्कार दिया गया है। फ्रेडरिक सेंगर अकेले व्यक्ति हैं जिन्हें अब तक 2 बार केमिस्ट्री का नोबेल मिल चुका है। बहुत अच्छे से नाम याद रखें दोस्तों, यह फ्रेडरिक सेंगर, यह एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनको 2 बार केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड जीता है? आपके ऑप्शन है ए सविता पूनिया, बी गुरजीत कौर, सी पीआर श्रीजेश और डी सुमन वर्मा। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम से गुरजीत कौर ने भारतीय महिला खिलाड़ी हैं ने सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड जीता है। दोस्तों भारतीय हॉकी खिलाड़ी गुरजीत कौर ने हाल ही में सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड जीता है, जबकि पुरुष वर्ग में टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड जीता है। तो दोस्तों सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड किसने जीता? गुरजीत कौर ने। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का खिताब किसने जीता? हरमनप्रीत सिंह ने। इसके अलावा सविता पूनिया और पीआर श्रीजेश ने सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का अवार्ड जीता है। शर्मिला देवी ने महिला वर्ग में, तो विवेक प्रसाद ने पुरुष वर्ग में उभरते हुए खिलाड़ी राइजिंग स्टार का अवार्ड जीता है। इनके अतिरिक्त सोर्ड मरीन ने महिला टीम के सर्वश्रेष्ठ कोच और ग्राहम रीड ने पुरुष टीम के श्रेष्ठ कोच का अवार्ड अपने नाम किया है। दोस्तों ये 8 नाम बहुत अच्छे से याद रखें और 8 के कैटेगरी याद रखें किसको किस कैटेगरी में दिया गया है, और यह अंतरराष्ट्रीय हॉकी संघ की तरफ से दी गई हैं पूरे अवार्ड। तो याद रखें, गुरजीत कौर को सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी, हरमनप्रीत सिंह को सर्वश्रेष्ठ
पुरुष खिलाड़ी। इसके अलावा सविता पुनिया को सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर और पीआर श्रीजेश को सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर के साथ आपको याद रखना है कि महिला वर्ग में कौन है। अब आगे शर्मिला देवी महिला वर्ग में और विवेक प्रसाद पुरुष वर्ग में उभरते हुए मतलब राइजिंग स्टार का। और इसके अलावा देखें तो सोर्ड मरीन ने महिला टीम के श्रेष्ठ कोच और ग्राहम रीड ने पुरुष टीम के श्रेष्ठ कोच का अवार्ड अपने नाम किया है। देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न है, भारत और जापान की नौसेना के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जिमैक्स का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों याद रखें सबसे पहले तो यही कि अगर आपसे पूछा जाता है जिमैक्स किन किन देशों के बीच में आयोजित किया जाता है, तो यह एक नौसेना द्विपक्षीय अभ्यास है जो कि भारत और जापान की सेनाओं के बीच में आयोजित किया जाता है। आपके ऑप्शन हैं आप तीसरा संस्करण, बी चौथा संस्करण, सी पांचवा संस्करण और डी सातवां संस्करण। तो दोस्तों याद रखें भारत और जापान की नौसेना के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जिमैक्स का पांचवा संस्करण आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों भारत और जापान की नौसेना के बीच 6 से 8 अक्टूबर 2021 तक कहां दोस्तों, तो अरब सागर में द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जिमैक्स का पांचवा संस्करण आयोजित किया जा रहा है 6 से 8 अक्टूबर तक दोस्तों। और कहां, तो अरब सागर में। जिमैक्स का पिछला संस्करण सितंबर 2020 में आयोजित किया गया था भारतीय नौसेना और जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स JMSDF के बीच जिमैक्स श्रृंखला के अभ्यास 2012 से आयोजित किए जा रहे हैं। तो पहला जिमैक्स आयोजित कब किया गया था, 2012 में। और अब यह पांचवा संस्करण जिमैक्स का कहां, तो अरब सागर में भारत और जापान की नौसेनाओं के बीच 6 से 8 अक्टूबर 2021 तक आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों। और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप हम सबसे सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक द्वारा हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल SLH अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप अदर टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube की प्लेलिस्ट को, चैनल की प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड की गई हैं। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।